नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक हर्ष का विषय है जो कि समाचार सुनने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर में ये बातें उठ रही हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल जिस विषय को उठा रहा है पूरे देश में भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास इत्यादि कायम करने के लिए जो कोशिश कर रहा है और साथ साथ में ये और जो इस बात के लिए भी जो ऐसी शक्तियों को खास करके बीजेपी जैसे उनको बेनकाब भी कर रहा है, मोदी महोदय को भी बेनकाब कर रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर भारत विरोधी ताकतों को किस तरह से उसको पाल रहे हैं, उसके देश विरोधी पापों को ढक भी रहे हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। जबकि उनका राष्ट्रवादी दायित्व ये बनता है कि ऐसी शक्तियों का जो है भारत अपने भारत की सुरक्षा के लिए उनका भारत की पावन धरती से समूल उनका विनाश किया जाए। तो इस तरह की जागरूकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैडर में जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनमें ये जागरूकता हो रही है और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्र की सर्वोच्चता, कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र है तो सब कुछ है, राष्ट्र है तो सनातन भी है, इस्लाम भी है, ईसाई पंथ भी है, सिख पंथ भी, सब कुछ है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, सभी कुछ है और हम सभी है। तो सर्वोच्चता जो है वो राष्ट्र की है और ये मोदी महोदय इन देश विरोधी ताकतों को जिस तरह से ये देश विरोधी ताकतों को भारत की पावन धरती से उनका विनाश करने के बजाय उनको किस तरह से पाल रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं और उनके देश विरोधी पापों को किस तरह से ढक रहे हैं और उनको अपनी आवाम के सामने, अपने आवाम के समक्ष बेनकाब न हो इसकी साजिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो इस तरह की अनुभूति, इस तरह की जागरूकता जो है
भारतीय जनता पार्टी के कैडर से भी सुनने को मिल रही है। और यह देश के लिए बहुत सुखद यह विषय है। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही के कैडर में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैडर वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उन्हीं में जागरूकता हो तो इससे बात नहीं बनने वाली है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में हैं, बहुजन समाज पार्टी में है, राष्ट्रीय जनता दल में है, तृणमूल कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है, शिवसेना में है और YSRC में है, बीजेडी में है, TDP में है, DMK में है, AIADMK और अकाली में है और आम आदमी पार्टी में है। सब में जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उन सभी से भारतीय जनता दल विनम्र अनुरोध के साथ ये कहना चाहता है कि राष्ट्र की प्राथमिकता उनके लिए भी है, राष्ट्र की सर्वोच्चता उनके लिए भी है। और ये जो पार्टियां जो हैं ये देश विरोधी पार्टियां हैं। चाहे ये आम आदमी पार्टी का जो मतलब ये देश विरोधी ताकतें हैं। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी को ले लीजिए। आम आदमी पार्टी को लेकर के यानी कुछ उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी वो केजरीवाल के अंधभक्त हो सकते हैं, ये एक तथ्य हो सकता है। लेकिन वो लोग ये भी जानते होंगे कि ये केजरीवाल इस देश के लिए एक खतरनाक जो है वो तत्व है। और इस चीज को जब भी मौका आएगा बताया जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इस तरह का सरेआम नारा लगवाने वाला घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन इस केजरीवाल ने किया था। तो केजरीवाल के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता या और भी समर्थक हैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि देश है तो सब कुछ है, राष्ट्र है तो सब कुछ है और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे घोर गद्दारों का साथ देने वाला केजरीवाल जो है कभी भी जो है इस देश में यानी कोई भी संगठन का वो संचालक हो नहीं सकता। और वस्तुतः यदि जागरूकता यदि सच्चे अर्थों में हो तो ऐसे तत्वों को हमारे भारतवर्ष की पावन धरती से बाहर निकाल देना चाहिए। अब वो निकालने की जिम्मेदारी या तो कार्यकर्ता या पदाधिकारी या आवाम या यह सबसे बड़ा कर्तव्य है मोदी जी का। तो सवाल इस बात का है कि जो यानी देश विरोधी जो है ये हरकतें जो है सिर्फ एक ही ओर से नहीं है, कई ओर से है। जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो भी जो है देशभक्ति के भाव से और देशभक्ति के भावना से, देशभक्ति के विचारों से न देख करके जो है वो केजरीवाल की अंधभक्ति में वो अपने विवेक को, अपने विचार को खो रहे हैं। और सबसे ऊपर जो मोदी महोदय राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके इतने घोर गद्दार केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री दिल्ली के रूप में ये पाल रहे हैं। ये भी इनकी राष्ट्र विरोधी एक हरकत है। कहने का वो सारांश ये है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं, हालांकि उनकी मुखिया तो मैंने भारतीय समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, लेकिन उनके जो
उनका जो कैडर है, जो उनके पदाधिकारी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें जो उनका कैडर है, मतलब कि पदाधिकारी, कार्यकर्ता इत्यादि जो या समर्थक की मान लीजिए, उनमें देश के प्रति जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। देश की सर्वोच्चता की जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। और भारतीय वाम ताकत दल पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा है कि यदि जिस वक्त देश की सर्वोच्चता का भाव उनमें आ जाएगा, जातिवाद का यह दंश अपने आप मिट जाएगा, संप्रदायवाद का भी दंश अपने आप मिट जाएगा, और भी इसी तरह भाषावाद का दंश, इस प्रकार जो है आपका प्रांतवाद का दंश, और भी जो दंश जो है अपने आप मिट जाएगा। जो ही अब आपके जहन में, दिलो दिमाग पर यानी राष्ट्र की सर्वोच्चता का भाव अपने आ जाएगा। और उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वो भले समर्थक हों समाजवादी पार्टी के, भले वो समर्थक हों भारतीय जनता पार्टी के, भले वो समर्थक वो हों राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन वो समझेंगे कि उनका वो अवश्य इस बात को देखेंगे कि उनका जो उनके दल का जो नेतृत्व है घोर जो है माने राष्ट्र विरोधी है, भारतीय समाज विरोधी है। और देखिए, भारतीय वाम ताकत दल देश में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए और ये भारतीयता के रास्ते में जो बाधाएं हैं, रोड़े हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस और हर्डल्स हैं, उनकी जब बात करता है तो जातिवाद जो है ये सबसे बड़ा एक रोड़ा है और राष्ट्रीय अभिशाप है। इसकी अनुभूति के विषय में जब अपने भारतीय भाई बहनों से जब इसकी चर्चा करता है तो जो जातिवाद चलाना चाहते हैं, अब देखिए जातिवाद क्या है, ये हिंदू सनातन का ये सबसे घिनौना एक पहलू है, जो कि उस समय वो हिंदू सनातन को तबाह किया, और भारत का संविधान लगने के बाद भी ये भारतीय समाज विरोधी ताकतें जो है उसी अभिशाप पर, उसी दंश पर और उसी यानी भारतीय समाज विरोधी जो मैंने इस तरह का जो अभिशाप है, उसी पर ही जो है वो अपना वोट और सत्ता हथियाने की रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों के, जो राजनीतिक दल हैं जो हैं तो वो हैं तो वास्तव में वो भारतीय समाज की विखंडनकारी ताकतें हैं। तो सिर्फ वही नहीं है, वही जो है जातिवाद के आधार पर और विखंडनकारी गतिविधियों के बूते जो है यानी वो हमारी जो आवाम है और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनको इसी जातिवादी मानसिकता का गुलाम बना करके जो उनसे जो वोट छीन रहे हैं, सत्ता हथिया रहे हैं, तो सिर्फ वो अकेले नहीं हैं, वही अपराध जो है मीडिया के द्वारा भी किया जाता है। चुनाव के वक्त में आप लोग देखते होंगे कि बड़े बेहयाई के साथ ये मीडिया वाले जो है बराबर बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो इस जाति का बाहुल्य है तो इनका कैंडिडेट जीत जाएगा, यहाँ पर ठाकुर इतने है तो वो जीत जाएगा, यहाँ पर यादव हैं तो जीत जाएगा, यहाँ पर मुसलमान जीत जाएगा। ये मीडिया वालों के विषय में कई बार बताया गया और ये बताने की चीज भी नहीं है। ये वो भी जानते होंगे कि ये भारतीय संविधान विरोधी ये हरकत है। तो ये मीडिया वाले जो है यानी हमारे भारतीय समाज के और भारत के शत्रु तो हैं ही, संविधान विरोधी भी है। और इसके और ये नहीं, उसके एंकर है और उनके पत्रकार हैं वो और भी आगे। जब इन बुराइयों की ओर
भारतीय आवाम ताकत दल इशारा करता है तो एक सतही किस्म का कुतर्क इनकी ओर से आता है कि यूट्यूब वाले सर जो है वो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। तो उनकी मानसिकता देखिए, उनकी मानसिकता को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम बहुत बहुत गौर से समझे। उनका लोकतंत्र जो है, जो वो लोकतंत्र जो कि जातिवादी गणित के अनुसार जीता हुआ, अर्जित किया हुआ उनका लोकतंत्र है। सांप्रदायिकता के आधार पर अर्जित किया हुआ उनका लोकतंत्र है। ध्रुवीकरण के आधार पर अर्जित किया हुआ उनका लोकतंत्र है। इस प्रकार और भी जो जहरवाद है हमारे मुल्क के, भाषावाद है, प्रांतवाद है, उसके आधार पर उसको ये लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद फैसला करें, खुद गौर करें कि ऐसे लोकतंत्र का विनाश हम जो है हमारे देश से या हमारे राष्ट्र भारतवर्ष की पावन धरती से होना आवश्यक है कि नहीं। और एक और ये जो है कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है कि भारतीय आवाम ताकत दल जब से ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों के विषय में जो सच्चाइयां हैं अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रख रहा है, और इस विषय में हमारे आदरणीय भारतीय आवाम में जो जागरूकता हो रही है, तो इस जागरूकता के दबाव के कारण कुछ जो है इस तरह से प्रवक्ता जो है अब नेहरू को गद्दार कहना शुरू कर दिए हैं। ये भी जागरूकता होना बहुत जरूरी है। और किस तरह से हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू के महत्व को लाने की परम आवश्यकता है। और उस दिशा में ये कदम है कि हमारा देश नेहरू की गद्दारियों को समझे, हमारा देश मोहनदास करमचंद गांधी के गद्दारियों को समझे, तभी जाकर के हमारे इन क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त अमर शहीदों का महत्व और उनके त्याग बलिदान की सच्चाइयां जो है हमारे मुल्क में और हमारे आवाम के समक्ष आ पाएगा। कल एक वीडियो देखा जा रहा था, तो इस जो जेएनपीसी है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अभिशाप, जेएनपीसी में गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का एक प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम, फिर वो कह रहा है कि ये गांधी का देश है। वो दिन दूर नहीं कृष्णम महोदय, जबकि पूरी आवाम ये कहेगी कि यह देश गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का नहीं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नहीं, यह देश हमारा परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का है, शहीद आजम भगत सिंह जी का है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का है, अमर शहीद अशफाक उल्लाह जी का है, अमर शहीद खुदीराम बोस जी का है, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी का है, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी का है, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा जी का है, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू जी का है। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का देश नहीं है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू का देश नहीं है।
और जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारियां की हैं और अभी भी जो है इस रूप में यानी इन चर्चों को छोड़ गए हैं, प्रमोद कृष्णम जैसे लोगों को अभी भी उन गद्दारों की ही दफली ये बजा रहे हैं। और इनको शर्म तक नहीं आती है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक सुभाष चंद्र बोस की बात को भुलवाने के लिए जनता के सामने अभी भी उसी तरह की हरकत में संलिप्त है। और प्रश्न सिर्फ जो इस देश की भारत विरोधी जो संगठन है जीएनपीसी के यानी वो प्रवक्ता प्रमोद कृष्णम का ही नहीं है, वो सुशांत सिन्हा जैसे लोगों के सामने, सुशांत सिन्हा जो है वो बीजेपी के मोदी के अंधभक्त हैं, उनके सामने कहा। और बीजेपी का तो यानी जो करतूत है वो और भी आगे। जीएनपीसी तो मैंने इन गद्दारों के जैसे मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि का के देश विरोधी यानी पापों को ढकना और इनकी झूठी महिमा मंडन का जो ये जहरीला वातावरण जो इन सबों ने बनाया, ये जो बीजेपी वाले जो हैं इनकी हरकत तो और भी देश विरोधी है। ये दिखाते हैं कि हम जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दे रहे हैं और सबसे बड़ा अपमान करते हैं। ये जरा हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद देखें ना कि जार्ज पंचम की जगह पर जार्ज पंचम कौन था भाई? जार्ज पंचम हमारे इस भारत का दुश्मन था। वो इंग्लैंड का जो है वो राजा था, किंग था, दुश्मन हमारा। उसकी मूर्ति के जगह जो है मोदी जी जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाते हैं और उसको कहते हैं कि मोदी जी वो सम्मान दे रहे हैं। ऐसे ही सम्मान वो ऐसे ही जो है अपमानित करके इसको जो है वो सम्मान की बात करते हैं मोदी महोदय और मोदी के जो है सिपा सालार। और यही नहीं, उनका जो जन्मदिन है 23 जनवरी, उसको मोदी महोदय ने गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी है उसके साथ नथी कर दिया, जोड़ दिया। बताइए, उनके जन्मदिन को बिल्कुल जुदा, अलग, स्वतंत्र रूप से एक जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन उसको जोड़ दिया जो है 26 जनवरी के साथ। और फिर वो जो अभिशाप है ये मोहनदास करमचंद गांधी, उसका जो जन्म दिवस है राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये बीजेपी वाले और ये मोदी महोदय उसको जारी रखे हुए हैं। तो इनका तो अभिशाप जो है यानी और दुखदायी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कभी भी बीजेपी वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस का, शहीद आजम भगत सिंह का, अशफाकुल्लाह जी का, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि का जरा भी नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ इनके नजरों में सिर्फ दो ही जो है हमारे शहीद हैं, एक जो गोडसे है और दूसरा जो सावरकर। तो खैर मैंने देशभक्त तो थे ही, क्रांतिकारी भी थे, और गोडसे और बाकी जो है ये किसी का नाम नहीं लेते। तो ये लगभग जो है उसी जीएनपीसी के ही पद चिन्हों पर चल करके हमारे इन अमर शहीदों को इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से अपमानित करने का ये काम करते हैं। आजादी की जंग के दौरान इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों का यदि चिट्ठा जो बताया जाए और देश को बताना जरूरी भी है। वो दक्षिण अफ्रीका में रहा, उसने क्या किया
ये भी देशवासियों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। और वो इतना चहेता हो गया अंग्रेजी सरकार का, ये मोहनदास करमचंद गांधी, कि जब बंग भंग हुआ, माने पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 कब हुआ, 1905 में, तो उसके विरोध में जो एक देशभक्ति का आंदोलन चला था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति। इन दोनों देशभक्ति के आंदोलन को दबाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने या अंग्रेजी सरकार ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया, और यहीं से उसकी देश के खिलाफ गद्दारी जो है शुरू हो गई। आते ही जो है उसने सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा किया इसने, और घोषणा करके भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने के लिए उसने सार्वजनिक वक्तव्य दिया कि मैं तो अंग्रेजी सरकार का वफादार हूं, भारतीय नवयुवकों को भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करना चाहिए। ये बोल करके अंग्रेजों की सेना में अंग्रेजों की सहायता के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को भर्ती कराया। तो यही तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय आवाम से ये पूछना चाहता है कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश के, हमारे मुल्क के 7 लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए, उन्हीं अंग्रेजों की सहायता के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़कर के गद्दार कौन होगा। और इसीलिए इस गद्दारी का इनाम जो है अंग्रेजों ने उसको केसरी हिंद उपाधि के रूप में उसको दिया था। देश के साथ तो गद्दारी किया, लेकिन जो स्वाभिभक्ति निभाई अंग्रेजों के प्रति, तो अंग्रेजों ने इसको केसरी हिंद की उपाधि दिया था। हमारे जो अमर शहीद थे भगत सिंह वगैरह, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह वगैरह जो है, यह जो है अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगाना चाहते थे, और इसी का अभियान वो चला रहे थे। लेकिन ये जो मोहनदास करमचंद गांधी की मंडली थी, यह जो है पूर्ण रूप से अंग्रेजों को भगाने के पक्ष में नहीं, अंग्रेजों के ही अधीन डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे ये सब। लेकिन जब ये हमारे इन अमर शहीदों का ये मुद्दा कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यहाँ से भगाना है, हटाना है, जब ये मुद्दा अपनी जनता में लोकप्रिय होने लगा, तो इसी मुद्दे को चुराने के लिए फिर इस कांग्रेस ने इसको यानी अपना मुद्दा बनाया, और इसकी घोषणा के लिए जिस कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की बनने की वरीयता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वहां भी इस मोहनदास करमचंद गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को धक्का दे करके इसे नेहरू को आगे किया, और नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा करके वही लाहौर में रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा करवाई इसे नेहरू से। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वरीयता किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी।
तो हर वक्त ये जो है वो देश विरोधी काम, ये माने देश विरोधी हरकत या करतूत या उसकी गतिविधि में हमेशा ये लिप्त रहा। और ये भी विशेषता रही कि 30 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद एक बार भी ये मोहनदास करमचंद गांधी पूर्ण स्वराज की बात करता ही नहीं है। हमेशा जब भी उसकी बात उठी तो हमेशा वो वही डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस के विषय में मैंने बताया था कि डोमिनियन स्टेटस एक ऐसी व्यवस्था होती है कि आप अपने देश में किसी तरह की पद्धति आप लाइए, डेमोक्रेसी है, जो है वो ऑलिगार्की है, प्लूटोक्रेसी है, या एरिस्टोक्रेसी है, या मोनार्की है, जो कोई भी है, आप उसको ला सकते हैं। लेकिन अंतिम शक्ति, फाइनल अथॉरिटी, अल्टीमेट पावर वो इंग्लैंड के पास होगी। इसी व्यवस्था के तहत जो है तीन तो प्रमुख देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और 12 और भी देश हैं। तो उसी तरह से ये मोहनदास करमचंद गांधी और ये नेहरू जो है भारत को भी उसी श्रेणी में लाना चाह रहे, उसी श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे थे। और इन्होंने माने एक जो है वो लोकप्रिय मुद्दा वो चुराने की दौड़ में, लोकप्रिय मुद्दा किसका था? हमारे लोकप्रिय मुद्दा था हमारे अमर शहीदों का, चंद्रशेखर आजाद का था, भगत सिंह का था, अशफाकुल्लाह का था, कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भगाना है। तो उस लोकप्रिय मुद्दा को चुराने की दौड़ में ये घोषणा तो कर दिया पूर्ण स्वराज की 30 दिसंबर 1929 को। लेकिन उसके बाद कभी भी इसके लिए न कभी घोषणा किया, न कभी प्रयास किया, और न कभी आंदोलन चलाया। और जिस 15 अगस्त जो है 1947 को आजादी के रूप में बात करते हैं, उस दिन भी भारत को डोमिनियन स्टेटस ही मिला और ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण, यही है, आजादी नहीं है वो। तो हर तरह से जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क के साथ हमेशा वो गद्दारी ही किया। तो इनकी गद्दारियों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल सही रूप में समझें। देखिए, ये बताना आवश्यक नहीं, मैं बताना जो है अनावश्यक नहीं होगा कि हिमाचल में जो है किसी तरह से ये इनकी सरकार बन गई जीएनपीसी वालों की। हिमाचल में जो ये सरकार जो बनी है, वो लोग बताते हैं कि बीजेपी की भीतरघात, यानी नड्डा के समर्थक जो है वो अनुराग ठाकुर के समर्थकों को हरवा रहे थे, और अनुराग ठाकुर के समर्थक जो है वो नड्डा के समर्थकों को हरवा रहे थे, और दोनों मिलकर के जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे उनके समर्थकों को हरवा रहे थे। तो वो भीतरघात का परिणाम रहा कि जेएनपीसी के हाथों में इन बीजेपी वालों ने सत्ता सौंप दी। खैर, ये उनका विषय है, ये उसको देखें कि भीतरघात किसने किया, किसके खिलाफ किया। तो लेकिन सत्ता मिलते ही जो है वो सत्ता के लिए जो घमासान हुआ, तो यह कोई नई बात नहीं है। देश को जानना चाहिए कि पहली बार जो मैंने सीमित रूप में जब इस कांग्रेस को जब सत्ता मिली थी, 1936 के जो चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव, जबकि शासन अंग्रेजों का ही था। तो 1936 के चुनाव में जो प्रांतों में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय भी सत्ता के लिए ये जो है यानी घोर लोलुप हो गए थे, लालची हो गए थे। उनकी लालच और भ्रष्टाचार को देख करके ही तो ये मोहनदास करमचंद गांधी महोदय बहुत दुखी हुए
कि ये हालत देखिए इनकी, ये जो आज़ादी की, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंग्रेजों के शासनाधीन ही जो एक सीमित रूप में जो ही कुछ सत्ता मिल जाती है, तो कितने भ्रष्ट और कितने लालची हो गए। तो उससे ही वो द्रवित होकर के ये मोहनदास करमचंद गांधी महोदय जो है तभी कहते हैं कि अब इस कांग्रेस को खूबसूरत दफन देने का वक्त आ गया है। तभी बोले थे। कब बोले थे? 1936 में। लेकिन मोदी महोदय का ज्ञान देखिए, वो कह रहे थे कि गांधी ने जो है 1952 में बोला था। 1952 में तो मोहनदास करमचंद गांधी थे ही नहीं। वो जो है वो स्वर्ग वो जो है मैंने उनका देहांत जो है 30 जनवरी 1948 को ही हो गया था। लेकिन मोदी महोदय का ये ऐतिहासिक ज्ञान जरा देखिए कि वो कभी बोले थे कि गांधी जी ने 1952 में बोला था कि अभी इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि वो मोहनदास करमचंद गांधी ने खत्म वाली बात नहीं बोली थी। उन्होंने बोला था कि अब इस कांग्रेस को खूबसूरत दफन दे देना चाहिए। लेकिन ये बोले भी कब थे? 1936 में, जब ये इन कांग्रेसियों को सत्ता मिली और जब ये काफी लालची हो गए थे और लोलुप हो गए थे और भ्रष्ट हो गए थे। और उसी 1936 में जो सबसे बड़ी जो घटना ये हुई कि उस कांग्रेस में जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जितने भी मंत्री बने, उन्होंने जितने भी मलाईदार मंत्रालय और विभाग अपने पास रख लिया। और उस कांग्रेस में जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी मंत्री थे उनको यानी बिल्कुल सबसे निकम्मा और जिसमें कोई मलाई ना हो और कुछ भी उसमें भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश ना हो, ऐसे विभाग और मंत्रालय जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आने वाले जो है वो कांग्रेसी मंत्रियों को थमा दिया। यह बहुत बड़ा एक वाटरशेड था, बहुत टर्निंग पॉइंट था इस मामले में कि जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आने वाले जो कांग्रेसी नेता और मंत्री थे, जिनको की सबसे मलाई जिसको सबसे कम मलाई रहित या सबसे यानी कम वो कम कमाई करने वाला विभाग जब उनको मिला तो वो जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आने वाले वो कांग्रेसी मंत्री या नेता बहुत गंभीर हो गए। गंभीर वो इस बात के लिए हो गए कि अभी तो ये पूरी हुकूमत जो है वो अंग्रेजों की है। तब जो है ये जो हिंदू सनातन तबके से आने वाले जो है ये कांग्रेसी जो है वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। जिस वक्त अंग्रेज चले जाएंगे और इन्हीं का सब कुछ हो जाएगा, तब वो मेरे साथ क्या करेंगे ये सोच करके उनके नीचे की जमीन खिसक गई, बहुत गंभीर हो गए। तभी से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अपना एक अलग इंतजाम होना चाहिए। इसलिए 1936 के 4 साल बाद ही पहली बार 1940 में पाकिस्तान की घोषणा होती है। तो पाकिस्तान की जड़ जो है पाकिस्तान बनने की जड़ जो है 1936 में होती है। और इसका जवाब
इसका जवाब, इस बात का उत्तर जो है, इसका जवाब जो है इन जेएनपीसी वालों को अपने देश को देना होगा। ये वास्तविकता है। वैसे तो जो है इस कांग्रेस ने पाकिस्तान बनने की न्यू जो है वो न्यू 1909 में ही रख दी थी, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 माने 1909 माने वो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जिसमें कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट माने अलग से जो है वो मतदाता मंडल की व्यवस्था थी उसमें। उसको इन कांग्रेसियों ने वो स्वीकार कर लिया। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग से मतदाता मंडल की बात मान लेना ही जो है पाकिस्तान की न्यू रख दिया वो इन कांग्रेसियों ने, और जो कि आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए थे। तो कितने ये देशद्रोही थे ये कांग्रेस वाले, वो भी आजादी की जंग के दौरान थी। और बाकी चीजें कि वो इकबाल ने जो है वो टू नेशन थियरी की बात कही, और जो कौन थे वो सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थियरी की बात कही। कभी कभी जो इनको भी जेएनपीसी वाले जो है सावरकर को भी वो लपेटते हैं। ये बातें जो है बिल्कुल कृत्रिम है और जो सुपरफिशियल है। वास्तविकता यही है कि इस कांग्रेस ने आजादी की जंग के दौरान ही 1909 में पाकिस्तान की नींव रख दी, और पाकिस्तान की मांग जो है जो यानी जोर पकड़ना जो है शुरू कर दिया 1936 में, जब इन कांग्रेसियों की सरकार बनी। और इन कांग्रेसियों का मुस्लिम लीग के साथ जो है हमेशा जो है गठजोड़ रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि जब 1936 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में यह समझौता हुआ था चुनाव के पहले कि भाई इनकी सरकार किसी की भी मैंने बहुमत किसी का भी आए, सरकार दोनों सरकार जो है दोनों मिलजुल करके सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस ने एक तरफा उस समझौते को तोड़ दिया, और कहीं तो इन समूह ने मिलजुल करके वो सरकार बनाई। तो मुस्लिम लीग के साथ जो है सरकार बनाने वाले जो है ये कांग्रेसी हैं, लेकिन ये लपेटते हैं उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और वहीं पर ये कार किस्म के बीजेपी वाले बैठे रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है। ये बीजेपी की जो नेता प्रवक्ता हैं इस जेएनपीसी वालों के समक्ष जो है जिस तरह से भीगी बिल्ली बनते हैं, यह इस देश को बर्दाश्त नहीं है। जेएनपीसी का क्या चरित्र है हमारा देश धीरे धीरे जान रहा है, लेकिन उनके आगे जो है वो भीगी बिल्ली बन करके उनकी बातों को उनके झूठी बातों या झूठे आरोपों को जनता के सामने सत्य प्रतीत हो, इसका पूरा मौका देने की जो साजिश है बीजेपी वालों की, यह इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं है। तो बीजेपी वालों का इस जेएनपीसी को जो बचाने का जो पाप है, जो उनकी गलतियां हैं, उसको छुपाने के लिए एक इन सब ने एक उपाय रचा है कि सनातन हिंदुत्व। हालांकि भाई अब सनातन हिंदुत्व से वोट मिल रहा है, सत्ता मिल रही है, तो उसी में जो है ये जेएनपीसी भी घुस रही है। हिंदुत्व और सनातन का नाम लेकर के जब सत्ता और वोट मिल रहा है, उसी लाइन में जो है ये भी घुस रही है, जेएनपीसी भी घुस रही है, और जो गद्दार जो केजरीवाल भी इसी में घुस रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको इसलिए वोट मिल गया क्योंकि उसने मांग कर दिया कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश का फोटो होना चाहिए, और इसी में कुछ हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन लट्टू हो गया इस पर, और इसीलिए वो चुनाव जीत गया। अब इसमें कहां तक सच्चाई है
ये तो यानी वही जाने। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, अपने इसी पाप को ढकने के लिए, कौन सा पाप, कि देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों का सफाया करने के बजाय, उनको नस्में नाबूद करने के बजाय, उनको जड़ से उखाड़ने के बजाय, उनको पालने के पाप को ढकने के लिए ये दो उपाय इनके हैं। एक तो जो है सनातन हिंदुत्व का एक इनका रट्टा चलता है। यह हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को, सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और बीजेपी वालों को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा यह देश किसी भी पंथ पर आधारित देश नहीं है। या अंग्रेजी में जो इसको बोलते हैं थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। हमारा देश जो है शुद्धतः भारतीय संविधान पर आधारित है और भारतीय संविधान के द्वारा नियंत्रित, संचालित, आदेशित, निर्देशित, यानी it is controlled by, it is conducted by, it is mandated by and it is ordained by इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कारण यह शुद्धतः यह भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। आपको जो भी पासपोर्ट आपको मिलता होगा, बराबर उस पर लिखा रहता है भारत गणराज्य। उसमें कहीं भी आप नहीं पाएंगे कि यह जो हिंदू राष्ट्र है। इस सच्चाई के समक्ष जो है ये बीजेपी वाले किस तरह से झूठ फैलाते हैं, वो हिंदू राष्ट्र का, और इससे भी अधिक झूठा है वो आरएसएस वाले। तो इन समूहों के द्वारा जो अभिशाप है वो तो अलग ही है। तो ये सच्चाई है कि हमारा जो है ये देश किसी भी पंथ आधारित नहीं है। इस संबंध में एक चीज और बता दें कि शायद वो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें चल रही हैं, और ये बीजेपी इतनी कायर किस्म की है कि वो सीधे सरकार के द्वारा यानी बिल जो है राज्यसभा में लाने के बजाय वो जो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए जो है उसको ला रहे हैं। यानी इतना भी नैतिक बल नहीं है इसमें, कायर किस्म की। तो लेकिन भारतीय जनता दल का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पहले कुछ ऐसी जो धाराएं हैं जिनका बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। खास करके धारा 25, संविधान की धारा 25, संविधान की धारा 26, संविधान की धारा 27 और संविधान की धारा 28 और 30, ये 5 धारा हैं। इसको अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए। इसका घोर दुरुपयोग हो रहा है। वो गिरिराज सिंह तो बराबर बोलता रहता है लव जिहाद, लेकिन उस गिरिराज सिंह की उसकी घिघी तब बंद हो जाती है जबकि इन्हीं धाराओं का जो ये धारा जो है जबकि यानी मौलिक अधिकार के रूप में है, इन्हीं धाराओं का दुरुपयोग करते हुए क्रिश्चियन मिशनरियों का पंथ परिवर्तन का तांडव जो है पूरे देश में चल रहा है, देश देख रहा है। तो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा पंथ परिवर्तन का जो तांडव जो चल रहा है, इस पर गिरिराज सिंह जैसे लोगों की घिघी बंद रहती है और हमेशा उसका दिमाग भी फितूर रहता है लव जिहाद। लव जिहाद के विषय में भी भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि इस तरह से माने लव के नाम पर, प्रेम के नाम पर किसी को धोखा देना या इंपर्सोनेशन की ट्रिक लगा करके, चाल लगा करके किसी को धोखा देना जो है एक जो है वो आपराधिक वृत्ति है। और ऐसे अपराधियों को इस तरह से सजा दी जाए कि दूसरे को सबक मिले।
ऐसा तो वो ये करेंगे नहीं। उसका समाधान तो उसका समाधान तो करेंगे नहीं और न ढूंढेंगे, बस इसको प्रचार कराएंगे, लव जिहाद लव जिहाद। तो अच्छा, और इसके बाद यदि तो इन धाराओं को अविलंब जो है समाप्त किया जाना चाहिए, जो मैंने बताया है 25, 26, 27, 28 और 30। और इसके बाद फिर आवश्यक हो तो यूनिफाइड सिविल कोड भी लाया जाए, और इससे किसी को भी यानी भ्रम में नहीं होना चाहिए। उसमें एक समाजवादी पार्टी की कोई महिला थी, वो कह रहे थे कि हम तो शरिया से चलेंगे, हम तो कुरान से का पालन करेंगे। आज तक कोई जो है ये बता न सका, बताया नहीं, यह देश और देश की व्यवस्थाएं और जितने भी नियम हैं, जो भी है, वो भारत के संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानून और कानूनों के अंतर्गत बनाए गए नियम और नियमावली के द्वारा, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूट्स framed under the Indian Constitution, rules and regulations framed under the statutes, law, वही लागू होंगे। इस देश में न तो मनुस्मृति, न तो गीता, न तो रामायण, न तो वेद, न तो कुरान, न तो शरिया, सिर्फ भारत का संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बने हुए विधि कानून और विधि कानूनों के अंतर्गत बनाए गए नियम और नियमावली, यही यह स्पष्ट रूप से अब तक जो है न तो बीजेपी, न तो ये कांग्रेस वाले, न तो समाजवादी वाले बताए, अब तक जो है वो बताए नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यह देश जो है इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा, भारत के संविधान के अंतर्गत वो बनाए हुए कानून और कानूनों के अंतर्गत बनाए हुए नियम और नियमावली के द्वारा चलेगा। किसी मनुस्मृति, किसी शरिया और किसी कुरान की कोई बात ही नहीं। जो शरिया, कुरान और मनुस्मृति, वेद, पुराण, गीता की बात करते हैं, बल्कि वो इस देश को छोड़ दें। जहाँ पर मनुस्मृति चलती हो, जहाँ पर गीता रामायण चलता हो, जहाँ पर शरिया चलता हो, जहाँ पर कुरान चलता हो, वहीं वो चले जाए। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है इस संबंध में। खास करके जो ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जो इस तरह से जो भारत विरोधी जो मानसिकता जो पाले हुए हैं, यानी देश विरोधी ताकतों को बचाना, उसको ढकने के लिए ये सनातन हिंदुत्व का इशारा लेते हैं और उनको वोट भी मिला है। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि यह देश जो है वो पंथ आधारित नहीं है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, और पंथ की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसका एक उदाहरण जो है आपके सामने रखने की आवश्यकता है। जापान का बहुत उदाहरण दिया जाता है, वाकई में वो माने मिसाल के काबिल भी है। और वो जापान जो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कि बर्बाद हो गया था, उस पर जब अमेरिका ने जो है नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए थे, तो वो तबाह हो गया था। तबाही की राख से उठ करके जो है वो जापान जो है आज तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स में जो है वर्ल्ड
लीडर बन गया है, विश्व का नेता बन गया है जापान। और जापान की चीजें लोग बोलते हैं भाई देखिए ये जापानी सामान है, ये जापानी गाड़ी है, ये जापानी तकनीकी है। बुलेट ट्रेन जो है जापान की ही सहायता से प्रथम बार जो है भारत में जो कि मुंबई से अहमदाबाद वाला है, वो जापान की ही सहायता से चल रहा है। तो जापान जो 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 उतने ही समय में जो इतना मजबूत हो गया, तो ऐसे नहीं हुआ। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति जो है किस कदर है वहां पर, और वो भी यानी पंथ से जुदा। तो इसके विषय में भारतीय वाम ताकत दल ने बताया, लगता है कि ये एपिसोड वो लंबा होने का थोड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी कुछ बोल दे रहे हैं और बाद में हम कह देंगे। तो उनकी देश राष्ट्र के प्रति भक्ति और खास करके जो है जो उनका पंथ है बौद्ध धर्म, किस तरह से उसको माने वो एक सामंजस्य बिठा के रखते हैं, उसका एक नमूना वो सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, विशेष करके बीजेपी वालों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है कि एक औसत जापानी से पूछा गया कि मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी स्थिति है, वो विकट स्थिति है कि आपके सामने आपका बौद्ध धर्म है और आप पिताजी हैं। विकट स्थिति इस बात की है कि एक को समाप्त करके ही दूसरे को बचाया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो जापानी कहता है कि हम तुरंत अपने पिता का अंत करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। वो स्पष्ट। फिर उसी औसत जापानी से पूछा गया कि एक और इससे भी अधिक ये विकट स्थिति आपके सामने आ जाए कि आपके सामने आपका राष्ट्र जापान है और आपका बौद्ध धर्म है, और इसमें भी विकटता इसी बात की है कि एक को समाप्त करने के बाद ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो क्या करेंगे? वो बोला कि हम और भी कम समय लगाएंगे, तुरंत अपने बौद्ध धर्म को समाप्त कर देंगे और अपने राष्ट्र जापान को बचाएंगे। कहने का मतलब कि वो वहां का औसत जापानी जो है अपने पंथ माने बौद्ध धर्म को नष्ट करके भी जापान को बचाने की बात करता है। यहां पर बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं कि नहीं, जो इनका सनातन जो है वो राष्ट्र के भी ऊपर है, वो जो इनका सिविलाइजेशन है वो राष्ट्र के ऊपर है, संविधान के ऊपर है। तो समझ जाए कि ये बीजेपी वाले जो है, आरएसएस वाले कितने घातक हैं इस देश के लिए। किसी बीजेपी वाले से पूछिए कि क्या आप जो है सनातन को भी नष्ट कर, मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आ जाए कि क्या आप अपने सनातन को भी नष्ट करके इस राष्ट्र को बचाएंगे? पूछिए जरा से उनसे। और यही चीज इस्लाम आस्था के जितने भी मौलवी मुल्ला हैं उनसे पूछिए कि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस स्थिति और परिस्थिति के अनुसार क्या अपने इस्लाम को भी नष्ट करके इस मुल्क भारतवर्ष को बचाएंगे? ऐसा ही सवाल जो है वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं और हमारे और जो ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनसे भी किया जाना चाहिए। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक है कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि लोगों ने इसी का पालन किया। राष्ट्र पहले, अपना पंथ बाद में, इसी सिद्धांत का पालन किया। तब जाकर के यानी इनके डिटर्मिनेशन को देख करके, इनकी कुर्बानी और शहादत को देख करके, और खास करके हमारी आजाद हिंद फौज
की कुर्बानी और शहादत को देख करके जो 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 उसके रॉयल इंडियन नेवी रिन जो उनके नौसेना थी, यानी जो उनके नेवी थी, बगावत हुई। अंग्रेज जो है 1945 में भागने को मजबूर हुए। तो ये होती है उदात्त भावना। राष्ट्र सबसे ऊपर, अपना पंथ बाद में, और राष्ट्र को बचाने के लिए यदि पंथ, अपने पंथ को, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, उसको भी यदि परिस्थिति की आवश्यकता है, उसको भी कुर्बान करने की जो है उदात्त भावना होनी चाहिए, इसी की आवश्यकता है। लेकिन ये बीजेपी जो है राष्ट्र को नीचे हमेशा करके हमें सनातन की बात करती है, और इन्हीं की देखा देखी जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है हमेशा इस्लाम, हिजाब के जहरीले वातावरण के अनुसार जो है पूरा इसी पूरे माहौल को ग्रसे हुए हैं, जकड़े हुए सर। लेकिन फिर भी हमारे इन्हीं जो अमर शहीद हैं, हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह इत्यादि की भावनाओं से प्रेरित होकर के इस मुल्क का निर्माण करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।